हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ रमेश चंद कुमावत या आरसी कुमावत। मैं रमेश चंद कुमावत, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आज आपको फिजिक्स सेकंड के बारे में कुछ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अपन ने देखो फिजिक्स सेकंड क्यों, क्योंकि फिजिक्स फर्स्ट के जो वीडियो हैं वो मेरे साथी, बहुत सारे साथी हैं, वो पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो मैं कुछ नया बना रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए। अपन बात कर रहे हैं अध्याय संख्या, फिजिक्स सेकंड की बात कर रहे हैं, अध्याय संख्या 11। और अध्याय संख्या 11 का नाम है किरण प्रकाश की। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, जो काम की चीज़ें वही बताऊँगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा बताने के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है। हम बात करें किरण प्रकाश की। देखो किरण प्रकाश की से पहले हम बात करें पहले प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश क्या है? माध्यम, जो सभी वस्तुओं को देखने के काम आता है। अब माध्यम है तो माध्यम के अंदर अपन कहें कि माध्यम कैसा हो सकता है। ये माध्यम हमारे पास में होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण ये आसानी से निर्वात में गति कर सकता है, यानी प्रकाश हमारे पास में निर्वात में गति करता है। अब निर्वात में गति करने के साथ ये माध्यम में भी गति कर सकता है। माध्यम में कौन से माध्यम में गति कर सकता है? यह पारदर्शी माध्यम में गति कर सकता है। अब पारदर्शी माध्यम जैसे अपने पास में है वायु है, जल है, कांच है, बर्फ है, पारदर्शी प्लास्टिक है, ये क्या होंगे? पारदर्शी माध्यम। प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब थोड़ा सा समझ लें। ये अपने पास में कोई बेलनाकार खोखला पाइप है, यहाँ हमारी आँख है जिसमें हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ मान लो कोई वस्तु है तो हम आसानी से इस वस्तु को देख सकते हैं। अगर हमारा पाइप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता तो उससे हम वस्तु को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। अब बात करें हम प्रकाश के कि प्रकाश माध्यम में गति कर सकता है। तो माध्यम में गति कर सकता है तो कौन से माध्यम में गति कर सकता है? देखो माध्यम की बात करें तो माध्यम हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। इनमें प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। सर्वाधिक अगर हम बात करें, सर्वाधिक वेग, सर्वाधिक वेग आपका प्रकाश का होता है निर्वात। निर्वात के बाद में होता है वायु, जिसको हम कह सकते हैं गैस। गैस में उससे कम वेग होता है। उससे कम प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है द्रव। द्रव के अंदर हम ले सकते हैं जल है, अपने पास एल्कोहल है, स्प्रिट है, पेट्रोल है, आदि। उसके बाद में हम बात करें प्रकाश का वेग, तो ये होता है अपने पास ठोस। ठोस में प्रकाश का वेग अपने पास में सबसे कम होता है। जैसे अपने पास में है कांच है, अभ्रक है, पारदर्शी प्लास्टिक है। इसके अलावा अपने पास में और कोई वस्तु हो सकती है जो पारदर्शी होती है, उसमें प्रकाश का वेग होता है सबसे अधिक अपने पास में होगा निर्वात, फिर वायु, फिर द्रव, फिर गैस। प्रकाश का अगर हम निर्वात में वेग की बात करें तो इसका सर्वाधिक वेग होता है, इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि सबसे अधिक वेग होता है। प्रकाश की अगर हम बात करें कि वेग है, इसके अंदर अपने पास में ये माध्यम है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर लगातार आपतित होता है तो वस्तु गर्म हो जाती है। जैसे अपने पास में गर्मियों में हम देखें हमारी सड़क, जमीन सब गर्म हो जाती है। तो वो कैसे गर्म होगी? प्रकाश के आपतित होने से। तो प्रकाश में ऊष्मीय गुण भी है। ऊष्मीय गुण का मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु पर लगातार आपतित होता रहेगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ये अपने पास में प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।
या गुण है इसके अंदर। अब हम थोड़ा आगे बात करें, प्रकाश हमको मिलता किससे है? प्रकाश हमको मिलता है सूर्य से। प्रकाश का महत्वपूर्ण और सर्वाधिक स्रोत की बात करें तो सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश हमको मिलता है वो पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। अब हम बात करें सूर्य से ये प्रकाश मिलता है तो सूर्य बहुत गर्म होगा, तो सूर्य की सतह का तापमान होता है इसका लगभग 6000 केल्विन लगभग होता है ये। अगर हम बात करें कि इतने तापमान से हमको इतना मिल रहा है तो अंदर क्या होगा? इसके क्रोड यानी अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है। इसका क्रोड का तापमान होता है 10⁶ से 10⁷ केल्विन तक इसका तापमान होता है। बात करें प्रकाश, सूर्य से हमको मिल रहा है। अब हम बात करें प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति की बात करें, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश के कण या किरण प्रकृति, जिसको 1600 ईस्वी में न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है, जिसमें उन्होंने कुछ घटनाएं दी थी। परावर्तन है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है। वर्ण विक्षेपण को आप परिक्षेपण भी कह सकते हैं। प्रकीर्णन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये महत्वपूर्ण घटनाएं उन्होंने अपने समय में कह दी थी। प्रकाश की प्रकृति में जब हमने कण प्रकृति पढ़ ली थी तो एक और प्रकृति हमारे सामने आई थी और वो प्रकृति तरंग। तरंग प्रकृति में भी प्रकाश पाया जाता है। इसकी खोज हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हाइगेंस ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, जिसके लिए उन्होंने तरंगाग्र की व्याख्या की थी और तरंगाग्र के आधार पर उन्होंने व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को समझाया था। प्रकाश की दो घटनाएं हमारे पास में पहले से ही थी, तरंग प्रकृति, कण प्रकृति। कभी प्रकाश को हम कण के रूप में काम में ले रहे थे, कभी तरंग के रूप में काम में ले रहे थे। लड़ाई होने वाली बात हो गई। कोई कहता है कि प्रकाश कण स्वरूप है, कोई कहता है तरंग स्वरूप है। तो इन दोनों की लड़ाई का समाधान किया था सबसे पहले दे ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक ने। दे ब्रोगली नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने ये कहा था कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का है। द्वैत प्रकृति मतलब इसमें कण, जिसको हम कह सकते हैं किरण, व तरंग, दोनों प्रकृतियां होती है। दोनों एक साथ होती है, साझे में होती है। कब आप इसकी तरंग प्रकृति काम में ले सकते हो, कब आप इसकी किरण प्रकृति काम में ले सकते हो, जैसा आपको जो प्रयोग में जरूरत है वैसे। जैसे एक विद्यार्थी के दो नाम होते हैं, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है। तो अपन ये कहते हैं प्रकाश एक विद्यार्थी है, स्कूल का नाम तो उसका कण या किरण है और घर का नाम है उसका तरंग। ये उसके दो नाम। इसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी दिया था, लैम्डा बराबर h/p। लैम्डा प्रकाश के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि लैम्डा होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, या कोई भी तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है। यहाँ p होता है हमारे पास संवेग, और संवेग हम हमेशा जानते हैं किसी कण या किरण का हो सकता है। तो यहाँ प्रकाश के कण या किरण स्वरूप की व्याख्या करता है। h होता है अपने पास प्लांक नियतांक। h होता है हमारे पास में प्लांक नियतांक। ये प्लांक नियतांक हमारे पास प्लांक नाम का वैज्ञानिक था जिसने सूत्र उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया था। प्लांक वैज्ञानिक था सबसे पहले, उसने क्वांटम यांत्रिकी की खोज की थी। क्वांटम यांत्रिकी की खोज की थी जिसमें प्रकाश की दोनों घटनाओं को एक साथ उन्होंने बताया था। इस प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। ये इसका मात्रक होता है।
ये अपने पास में हो गया प्रकाश की प्रकृति के आधार पर। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होगी कण या किरण। अब इन दोनों प्रकृतियों को जब हम एक साथ साझे में पढ़ते हैं उसको हम पढ़ेंगे अध्याय संख्या 12 में, और उसको हमने कह दिया विकिरण प्रकृति। जब हम दोनों ही प्रकृति एक साथ अध्ययन करें, यहाँ हम द्वैत प्रकृति के बारे में देवरोगी ने बता दिया था और उसमें ये भी कहा था कि प्रकाश कण या किरण रूप में होगा, पर उसमें भी ये कंडीशन दी थी कि कभी हम उसको कण या किरण प्रकृति में रखेंगे तो तरंग प्रकृति खत्म हो जाएगी, और तरंग प्रकृति में रखेंगे तो कण या किरण प्रकृति खत्म हो जाएगी। जब हम इन दोनों को ही एक साथ काम में ले रहे हैं तो उस प्रकृति को कह दिया विकिरण, और विकिरण को अगर हम नाम दें तो उसको कह दिया फोटोन। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसमें कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं। फोटोन अपने पास में आवेश तथा द्रव्यमानहीन कण होते हैं जिनका विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे अध्याय संख्या आपके 13 में। ठीक है, आगे पढ़ लेंगे अपन। अब हम थोड़ा सा हमारे किरण प्रकाश की के ऊपर जोर दें। किरण प्रकाश की से पहले मैं प्रकाश की घटनाओं के बारे में बता दूं, क्या क्या हमारे पास घटनाएं होंगी। तो प्रकाश की घटनाएं, प्रकाश की घटनाएं उसकी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की घटनाएं होंगी। पहले उसकी कण या किरण प्रकृति के आधार पर, और दूसरी होती है उसकी तरंग प्रकृति के आधार। कण या किरण प्रकृति में प्रकाश की निम्न घटनाएं होगी, जिसमें पहली होगी परावर्तन, दूसरी घटना होगी अपवर्तन, तीसरी होगी अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथी होगी अपने पास वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है बांटना, सभी को अलग अलग बांटना, या फिर इसको विक्षेपण भी कहते हैं, या फिर इसको परिक्षेपण भी कहते हैं। इसके 3 नाम होते हैं। 3 नाम होते हैं। फिर उसके बाद में आता है प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है, प्रकाश का फैलाव होता है, इसलिए इसको फैलाव भी कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब सभी दिशाओं में प्रकाश का फैलना। ये अपने पास में प्रकाश की घटनाएं। एक घटना और होती है जिसको आप आगे के अध्याय में पढ़ोगे, प्रकाश का द्विअपवर्तन। द्विअपवर्तन में प्रकाश को 2 अलग अलग माध्यम के पृष्ठ पर आपतित कराया जाता है, जिससे प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो अपने पास में भाग है वो आपके हैं अध्याय संख्या 11 में, इसको हम पढ़ेंगे। इसके साथ में हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, पूरे दर्पण पढ़ेंगे। उसके बाद में आँख की संरचना या मानव नेत्र पढ़ेंगे। मानव नेत्र के बाद में इसके दोष पढ़ेंगे, उनका निवारण पढ़ेंगे। मानव नेत्र से क्या करते हैं हम देखते हैं, तो देखते किससे भी हैं। छोटी वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी के भी 2 भाग हो जाएंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिर सूक्ष्मदर्शी से तो हमने छोटी वस्तुएं देख ली। बड़ी वस्तुएं देखने के लिए क्या काम में लेते हैं, जैसे हमारे पास चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं, उनको देखने के लिए हम काम में लेते हैं। दूरदर्शी, तो दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। दूरदर्शी 2 प्रकार के होंगे, एक तो अपवर्तन दूरदर्शी, दूसरी परावर्तन दूरदर्शी। इनका सारा हम अध्ययन इस पाठ में करेंगे, जो कि हमारे पास अध्याय संख्या 11 में है। फिर आता है प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति में पहली घटना होती है व्यतिकरण। जब प्रकाश तरंग के रूप में गति कर रहा है और तरंगों के समूह के रूप में गति करेगा, जिसको कहेंगे तरंगाग्र, उसके अंदर अपन प्रकाश का अध्यारोपण पढ़ेंगे, यानी तरंगें आपस में मिलेगी, तो उसको घटना को हम कहेंगे व्यतिकरण। अगर प्रकाश किसी अवरोधक से टकराकर, अगर प्रकाश किसी अवरोधक से टकराकर उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाएगा, तो उस घटना को हम पढ़ेंगे विवर्तन से। विवर्तन 2 प्रकार के हो जाते हैं, फोनो पर विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कि प्रकाश की धूप बहुत होती है, अपन कहते हैं कभी धूप बहुत अधिक लगती है,
तो हम क्या करते हैं, गर्मियों में काले चश्मे पहनते हैं, जिससे हमारी आंखों में धूप कम पड़ती है। हम हमारी गाड़ियों के कार, बस, जीप, इनके अंदर हम काले शीशे लगाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, धूप कम आती है। तो वो क्या करती है, एक प्रकार का ध्रुवण होता है जो प्रकाश की तीव्रता को कम करने के काम करती है। तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है मोबाइल की टच स्क्रीन में, जिसमें आपको मोबाइल की जो टच है वो अपने पास में प्रकाश की इंटेंसिटी को कम करने के काम आती है। ये हमारे पास में तीनों घटनाएं हम पढ़ेंगे अध्याय संख्या 12 के अंदर, जिसको हम कहते हैं तरंग प्रकाश की। ये हमारे पास में इसका आगे का पार्ट है, ये अपने पास में पहला पार्ट है। दोनों घटनाएं, दोनों जो पार्ट अपने पास में है, तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, ये दोनों ही अपने पास में 9 अंक के परीक्षा में आते हैं, यानी बोर्ड परीक्षा में ये दोनों ही 9 अंक के। इनमें से 3 बड़े प्रश्न आएंगे हमारे पास परीक्षा में, 3 बड़े प्रश्न। अब 3 बड़े प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का हो। अब 4 अंक के हिसाब से जोड़ लो, 4 के हिसाब से 4 × 12, यानी 12 नंबर हो रहे हैं, और पार्ट ही पूरा 9 नंबर का है, तो 12 नंबर कैसे हुए, आप सोच रहे होंगे। तो 12 नंबर अपने पास में ऐसे हुए कि इसमें 3 प्रश्न आएंगे, उसमें एक प्रश्न के अथवा में दूसरा प्रश्न आएगा। जैसे अपने पास प्रश्न संख्या आ गया 27, ये 4 नंबर का था, इसका अथवा भी 4 नंबर का है। फिर प्रश्न संख्या आ गया 28, ये इसी में से आ गया 4 नंबर। तो इस दोनों 4 नंबर में से तो हम सिर्फ 4 नंबर ही तो ले सकते हैं, तो 4 ये और 4 ये, दोनों कुल मिलाकर 8 नंबर हो जाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न इसमें परिभाषा का जरूर आएगा। इस पार्ट में से एक आंकिक प्रश्न भी बन सकता है, यानी वो 4 नंबर के जो प्रश्न है, 3.5 नंबर के डेरिवेशन आ सकती है, आधा नंबर का कोई आंकिक प्रश्न भी आ सकता है। इस दोनों पाठों में से इस पाठ में लगभग 8 सूत्र व्युत्पन्न, यानी जिसको हम कहते हैं डेरिवेशन, और इसमें से लगभग 4 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इन 8 में से कम आपको एक तो मिलेगी, इन 4 में से कम एक मिलेगी, यानी टोटल आपके 8 नंबर में कवर करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ना, समझना, समझ में नहीं आए तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लेना, 3 बार देख लेना। अगर आपको ये चीज़ रखनी है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके भविष्य में काम आएगा। कैसे प्रश्न आएंगे, कैसा क्या होगा, सारा आपके आगे काम आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की, और ये हमारे पास में किरण प्रकाश की, जो कि हमारे पास में क्या है, 11वां पाठ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन होता क्या है? अपने पास में मान लो ये कोई दर्पण है, ये हमारे पास में कोई दर्पण है। इस दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं हम, ऐसे। ये आपतित किरण जैसे हमने आपतित कराई तो इसको हमने कह दिया आपतित किरण। किरण आपतित कराई, किरण आपतित कराने के बाद में इसमें क्या होता है, एक बनता है अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है, अभिलंब का शाब्दिक अर्थ समझिए। अभिलंब, अभि का मतलब होता है स्वयं, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी स्वयं के साथ 90 डिग्री कोण बनाना ही अभिलंब कहलाता है। तो ये दर्पण है, इस दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है, इससे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस रेखा को हम कह सकते हैं अभिलंब। ये हमारे पास में होता है अभिलंब। इससे प्रकाश किरण क्या हो रही है अपने पास, जैसे इस दर्पण पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद में क्या हो रही है, ये प्रकाश किरण इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है जिसमें हम कहते हैं कि यह आपतित हो रही है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यह अपने पास आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, समझे। ये अपने पास में कोई दर्पण है, इस दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित होने के बाद में इस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से यह आई थी। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है,
अब प्रकाश का परावर्तन हो गया हमारे पास में, तो इसके कुछ नियम भी होंगे। क्या क्या नियम होंगे, नियमों के बारे में पढ़ लें। इसके दो महत्वपूर्ण नियम हैं। इसके दो महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम तो ये कहता है, ये हमारे पास में जो आई है इसका फुल फॉर्म होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट को हिंदी में कहते हैं आपतित, और एंगल का मतलब होता है कोण, यानी आपतित कोण या आपतन कोण। तो और यहाँ होता है आर, आर का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ हिंदी में परावर्तित, यानी ये होता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी चीज की हम बात करें यहाँ पे, तो अपन कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और अभिनय। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल कैसे, ये हमारे पास में दर्पण मान लो मेरा हाथ है, मेरा हाथ आपका एक दर्पण है, इस पर प्रकाश किरण ऐसे आपने आपतित हो रही है। तो इसका मैं दर्पण को, जैसे मेरे दोनों हाथ है, तीन तो बना नहीं सकता हूँ, नीचे वाला हटा रहा हूँ, तो एक प्रकाश किरण ऐसे यहाँ पर आपतित होगी, फिर यहाँ से ऐसे टकरा कर आएगी। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों में एक ही लाइन मेरे हाथ पे खींच सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो तीनों मेरे हाथ में रहे, यानी एक ही तल में रहेंगे। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर अपन बात करें कि प्रकाश की ये दो नियम आपने कक्षा 10 तक पढ़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मैंने अलग से नहीं बताया आपको। ये कक्षा 10 में भी ये कोई बदलाव नहीं थे। अब बदलाव या आवश्यक चीज जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है, 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। प्रकाश की जब हम बात कर रहे थे, तो प्रकाश के अंदर हमने बताया था ऊर्जा के रूप में। प्रकाश ऊर्जा, और ऊर्जा किसके रूप में होती है, फोटोन के रूप में। किसके रूप में होती है, फोटोन के रूप में। और फोटोन के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं एच न्यू। कहते हैं क्या है इसको, एच न्यू। अगर इसको हम न्यू का मान लिखें तो ये होता है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, जहां न्यू तो होता है आवर्ती। न्यू क्या होता है, आवर्ती। सी होता है उसका वेग, और लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। अर्थात जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आवर्ती, वेग और तरंग दैर्ध्य तीनों अपरिवर्तित होते हैं। तीनों क्या होते हैं अपने पास में, अपरिवर्तित होते हैं। तीनों अपरिवर्तित होने के कारण क्या है कि इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो जब ये प्रकाश यहाँ से टकराकर वापस यहाँ जाता है तो कोई ना कोई परिवर्तन होगा, कोई ना कोई परिवर्तन होगा। अब कोई ना कोई परिवर्तन होगा तो होता क्या, जब प्रकाश यहाँ आपतित होगा, यहाँ वापस निकलेगा, तो ये 3 राशि तो नियत रहेगी, पर एक राशि है वो बदलती है, और वो होती है अपने पास प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता का मतलब आप सीधी सी भाषा में समझो, तावड़ो। अठे प्रकाश आपतित हुई यहाँ पे, अठे प्रकाश आपतित हुई, अठीन जाओ लो तो थोड़ा कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, और प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी तो यहाँ अगर कोई वस्तु रखी है, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो थोड़ा धुंधला हो जाएगा। लगातार दर्पण से परावर्तित होगा तो वो धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा। प्रकाश का जो परावर्तन है, इसका महत्वपूर्ण अनुप्रयोग की हम बात करें तो इसका महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होता है अपने पास में प्रतिबिंब निर्माण में। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है प्रतिबिंब निर्माण, कि कहाँ वस्तु का कैसे प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। ये आपका प्रकाश का परावर्तन है, ये अपने पास में इसका अनुप्रयोग हो गया। अब अपन बात करें प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता किससे, दर्पण से। स्वाभाविक बात है, प्रकाश का परावर्तन किससे होता है, दर्पण से। दर्पण का दूसरा नाम हम कहें तो उसको कह सकते हैं परावर्तित पृष्ठ। दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, परावर्तित पृष्ठ, जिसको हम कहते हैं दर्पण। ये परावर्तित पृष्ठ क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। जितना ज्यादा चिकना होगा उतना ही प्रकाश का ज्यादा परावर्तन होगा।
अब अपन बात करें परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में इस पृष्ठ के आधार पर परावर्तन अपने पास में दो प्रकार का हो जाता है। परावर्तन कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार का। एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक तो होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। इस अनियमित परावर्तन को कहते हैं विसरण। इसको कहते हैं विसरण या फिर अपन एक प्रकार का प्रकीर्णन भी कह सकते हैं, पर प्रकीर्णन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। लगभग हम 60% कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का प्रकीर्णन होता है। 60% पूर्ण रूप से नहीं, 60% हम इसको कह सकते हैं कि यह प्रकीर्णन हो सकता है। अब नियमित परावर्तन है, उसको समझ लो थोड़ा सा। ये अपने पास में एक दर्पण है, इस पर प्रकाश किरण आपतित हुई, यहाँ से ये परावर्तित हो गई। ये अपने पास अभिलंब है, आपतन कोण, ये है परावर्तन। ये हमारे पास में हो गया नियमित परावर्तन। एक होता है अनियमित परावर्तन। अपने पास में यहाँ पृष्ठ कैसा था? चिकना। पृष्ठ कैसा था हमारे पास में? चिकना। यहाँ जो हमारा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, वो ऐसे खुरदरा है। खुरदरे पृष्ठ पर अगर हम प्रकाश किरण आपतित कराएं, ये प्रकाश किरण हमने जैसे आपतित कराई, तो ये प्रकाश किरण क्या होती है? सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती है और सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं विसरण। विसरण का शाब्दिक अर्थ होता है फैलना, और फैलने का गुण प्रकीर्णन भी होता है। पर इसको प्रकीर्णन हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन का मतलब होता है सभी दिशाओं में फैलाव, पर यहाँ इस दर्पण के पीछे की ओर फैलाव नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लगभग 60% कहते हैं प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, ये अपने पास में परावर्तन हो गए पृष्ठ के आधार पर। तो ये दो प्रकार के परावर्तन है। अब हम यहाँ इस पाठ में जो परावर्तन पढ़ेंगे वो केवल नियमित परावर्तन पढ़ेंगे, विस्तृत परावर्तन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और बाकी का जो हमारे पास में परावर्तन है किससे होता है? दर्पण से। तो दर्पण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बाकी का वीडियो अपन कल बनाएंगे दोस्तों। दर्पण हम बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। देखो, समतल दर्पण नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी चिकना पृष्ठ समतल हो, उसको हम समतल दर्पण कहेंगे। ये हमारे पास में समतल दर्पण है। यह दर्पण गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा कुछ भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण, या वह दर्पण जिसमें वक्रता उपस्थित हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में विचार विमर्श कर लें। इस दर्पण का जो फोकस बिंदु है और फोकस दूरी है वो होती है हमेशा अनंत। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश किरणों को आपतित होने के बाद में एकत्रित नहीं कर पाता है। एकत्रित नहीं कर पाता है तो इसका जो फोकस बिंदु है वो अनंत होता है। फिर दूसरी बात करें इसकी पावर की बात, यानी दर्पण की क्षमता, इसकी क्षमता होती है 0। क्षमता क्या होती है? किसी दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने या झुकाने की योग्यता, उसको हम क्षमता कह रहे हैं। तो इसकी क्षमता होती है 0। फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता होती है 0। अब थोड़ी सी और चीज की बात कर लें इसमें। इस दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है, इस दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधे होंगे, आभासी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं सीधे प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? आभासी होते हैं और बराबर होते हैं। ज्यादातर प्रतिबिंब बनने वाले होंगे वो बराबर होंगे। अगर वस्तु दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर है तो प्रतिबिंब छोटे बन जाएंगे, पर बराबर ही बनेंगे। इसकी एक खासियत और है,
इससे बनने वाले प्रतिबिंबों में पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन का मतलब कि जैसे ही मैं दर्पण के सामने खड़ा हूँ तो मेरा बायां हाथ दर्पण में दायां दिखाई देगा और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम दर्पण में पी को देखें तो हमको क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये अपने पास में इस दर्पण की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। इसके बारे में थोड़ा सा और कह दें तो अगर कोई वस्तु दर्पण की ओर मान लो v वेग से आ रही है, कोई वस्तु, यहाँ कोई वस्तु है, ये दर्पण की ओर v वेग से गति कर रही है, तो इसमें वस्तु का बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से वस्तु की ओर गति करेगा। अब 2v वेग से कैसे? v तो एक तो इसका v जुड़ जाएगा, एक इधर से आने वाला v जुड़ जाएगा, तो दोनों v जुड़ के क्या हो जाएगा? 2v वेग हो जाएगा। एक और चीज देख लें इसके बारे में थोड़ा सा। अगर वस्तु अपने पास दर्पण से यहाँ d दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे की ओर d दूरी पर बनेगा। ये अपने पास में यानी d से d के बीच का काम होता है। ये अपने पास में इस समतल दर्पण की महत्वपूर्ण कुछ बातें थी जो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण सीधा सा है कि ऐसा दर्पण जिसमें वक्रता उपस्थित हो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब गोलीय दर्पण बनते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में विचार विमर्श कर लें। ये अपने पास में मान लो कांच का खोखला गोला है। इस खोखले गोले के अंदर से हमने एक भाग काट लिया। अब भाग तो अपन समझते नहीं है, सीधे मारवाड़ी भाषा में बात करें वो अपन एक नारियल है, इन नारियल से आप एक चटक काट लिया। ये चटक का जो भाग हमारे पास में है जिसको हम खाते हैं बालाजी का भोग लगा, वही चटक है, वही चटक है। तो ये चटक काट ली। इस चटक के बाहर की ओर अगर मैं पॉलिश कर दूं तो ये वाला जो दर्पण बनता है वो बनता है अपने पास अवतल दर्पण। और अगर इसी चटक के अंदर मैं अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो ये बनता है अपने पास में उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण किससे बनते हैं? किसी खोखले गोले से। तो गोलीय दर्पण अपने पास में हो गए दो प्रकार के। एक तो बन गया उत्तल दर्पण, दूसरा बन गया अपने पास में अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की हम बात करें तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर उठा हुआ हो, यानी इस दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है और आप देखो ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा अपने पास में वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर दसा हुआ है, उसको हम कहेंगे अवतल। अव का मतलब होता है नीचे और तल का मतलब होता है पृष्ठ, यानी नीचे की ओर झुका हुआ तल अवतल दर्पण। उत्तल उ का मतलब होता है ऊपर और तल का मतलब वही है, यानी ऊपर की ओर झुका हुआ तल उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी दर्पण का दूसरा नाम होता है अपसारी दर्पण। इसका दूसरा नाम होता है अपसारी दर्पण और इस दर्पण का नाम होता है अभिसारी दर्पण। अब इसके ये दो नाम क्यों रखे गए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में विचार विमर्श कर लें। अपसारी, मान लो ये अपने पास में उत्तल दर्पण है, इस पर जब प्रकाश किरण हम आपतित करा रहे हैं तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, अपने पास में जैसे आपतित हुई तो ये क्या हो जाएगी, अपने पास में वापस बाहर निकल जाएगी और बाहर निकल कर क्या होगी, फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो फैलने की घटना को कहते हैं अपसारण। अपसरण, अपसरण का मतलब क्या होता है, फैलना। तो अपसरण करने वाला क्या कहलाएगा, अपसारी, यानी ये दर्पण कहलाएगा अपसारी दर्पण। अब हम बात करें अवतल दर्पण की। ये अपने पास अवतल दर्पण है, इस पर प्रकाश किरण हमने आपतित कराई। आपतित कराने के बाद में यह किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है। जिस बिंदु पर यह एकत्रित हो रही है उस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। और एकत्रित करने का गुण कहलाता है अभिसारी। अभि का मतलब होता है स्वयं और सारी का मतलब सभी को यह एकत्रित कर लेगा, तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अपसारी। अब मारवाड़ी तरीका से समझ लियो। वो आपण मान लियो एक कटोरी है, आ कटोरी यहाँ मेल दें आप मेल दी, ठीक है, माने पानी डाला, पानी क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। पानी रुका इस पर नहीं, इसलिए फैला हो रहा है, इसलिए इसको अपन ने कह दिया अपसारी, सॉरी अपसारी दर्पण। अब तीन देखो आई बाई कटोरी अपनी का
इन अखे अँ मेल दिया, इन पानी पड़ रही हो, सारो पानी इकट्ठो हो लो, अठे एकत्रित हो जा लो, एकत्रित हो गो, इसलिए अभिसारी दर्पण कह देंगे। आगे अपन पढ़े इसके बारे में। देखो उत्तल दर्पण होता है, उसके अंदर हम बात करें फोकस बिंदु की, इसका फोकस बिंदु है, वक्रता केंद्र है, ये तो फोकस दूरी है, ये फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं। इसमें एफ सी कैपिटल एफ और आर सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये पॉजिटिव होते हैं कैसे नहीं होते हैं, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण की एक खासियत है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी, आगे पढ़ेंगे हम कैसे होते हैं, आभासी, सीधे और छोटे बनते हैं, ये अपने पास खासियत है। इस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं तो छोटे भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें। अगर हम इन दर्पणों का उपयोग देखें तो उत्तल दर्पण का उपयोग ज्यादातर जो भी ड्राइवर है वो अपने पास में, जैसे अपने पास बस चला रहे तो बस के ड्राइवर के पास में एक साइड में दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण है। उस उत्तल दर्पण में वह पीछे से आने वाले वाहनों को देखता है तो उसमें उपयोग किया जाता है। और इससे बनने वाला, आप चाहे जैसे देखो अपने पास में हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसमें इतना सा दर्पण होता है, उसमें पीछे अगर मान लो हमारे पीछे बस आ रही है तो बस को हम आसानी से देख सकते हैं, यानी बस का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बन सकता है आराम से। तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, अब उसमें भी देखो आप, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो देख लो, प्रतिबिंब आभासी बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है, बस के टायर ऊपर थोड़ी दिखते हैं, हमको नीचे दिखते हैं, इसलिए प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा ही बनता है, इतने से कांच में आ जाती है पूरी बस दिखने के लिए, तो ये अपने पास में चलता है। अवतल दर्पण के उपयोग हम देखें तो इसके उपयोग अपने पास में ज्यादातर जो भी वाहन है उसकी हेडलाइट में उसका उपयोग होता है, तो वाहन की हेडलाइट में, वाहन हेडलाइट, जितने भी वाहन है उनकी सभी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च में इसका उपयोग होता है, जितने भी टॉर्च है इनके अंदर इसका उपयोग होता है। उसके बाद में हम देखें इसका उपयोग, दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर, हम दांतों में दर्द के लिए या फिर कोई भी परेशानी होती है दांत में, तो दांत को दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, एक चम्मच जैसा होता है जो अपने मुंह में डालता है और दांत को देखता है, बिल्कुल चम्मच जैसा ही होता है, उसका उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद में देखें हम अपने पास में नाई से कटिंग करवाने जाते हैं तो वो भी अपने पास में एक दर्पण रखता है, उससे हमारा सिर पीछे से बड़ा दिखने लग जाता है, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके अलावा सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को बड़ा देखने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अपवर्तन दूरदर्शी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण के उपयोग उत्तल दर्पण से बहुत ज्यादा है, पर उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो ये पूरा नहीं कर सकता, इसका उपयोग ये पूरा नहीं कर सकता। तो ये अपने पास साथियों ये दर्पण के बारे में विचार विमर्श कर लिया। फिर अपन थोड़ा सा इन दर्पणों के बारे में थोड़ा सा, जैसे गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण ही हमारे सिलेबस में दे रखा है, गोलीय दर्पण के बारे में हम अच्छे से विचार विमर्श करेंगे। इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, क्या क्या इनके सूत्र होते हैं, कैसे इनके सूत्र निकाले जाते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। वो आगे के वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी किसी वीडियो में कोई आपको कमी लग रही है तो आप अपना सुझाव देकर मुझे अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद साथी।